ये क्वेश्चन है आपके लिए। कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। 3 प्रकार के लोग हैं, या तो वो चाय पियेंगे, या फिर वो कॉफी पियेंगे, या फिर वो दोनों चीजें पियेंगे। एक आदमी ऐसा होगा जो कहीं शादी विवाह में या कहीं भी जाएगा तो चाय मिल जाएगी तो चाय भी पी लेता है, और कॉफी मिल जाती है तो आप लोग तो सारे ही ऐसे ही हैं, ठीक है। अब देखिए चाय पीने वाले लोग कितने हैं, 72%। कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं, 44%। तो अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 100 से जितना ज्यादा निकल जाए वही क्या है, बहुत है। दोनों पीने वाले लोग आ जाएंगे। तो कुल मिला के जोड़ के इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 116%। 100 से ऊपर चला जाए वो बहुत का मान हो गया, कितना परसेंट, 16%। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीता है तथा 40 कर्मचारी दोनों पे ही पीते हैं, तो अब बना लो इनका डायग्राम। यहां वाला डायग्राम किसका बनाए, और यहां वाला कॉफी। पहले चाय लिखूं कॉफी या बोथ लिखूं, बोथ। बोथ का डेटा कितना आया, कितना आया, कहां से, अच्छा दोनों पीने वाले का डेटा दे रखा है क्या आपको, वेरी गुड। इसका मतलब दोनों पीने वाले 16, और 16 की वैल्यू कितनी दे दी, वेरी गुड, 40 दे दी। तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, मतलब किसका पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है। तो 4 से काट देंगे, बताओ 4% की वैल्यू कितनी आ गई, तो 25 से गुणा कर देंगे, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 25 से गुणा कर दिया तो 250। वेरी गुड। किस किस का आंसर आ गया था, ये आंसर आना चाहिए था। दोबारा ध्यान दीजिए, ये 72, ये 44, कुल 116। 116 में 16 ऊपर इसलिए चला गया क्योंकि चाय में भी बैठे थे और कॉफी में भी बैठे थे, तो 16 ऊपर चला गया। 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4% की वैल्यू, तो 25 गुणा कर दिया तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 250। यही हमारा उत्तर होगा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा। क्या दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में और 70% मैथ में पास हो गए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, ये डेटा पास का है, और यहाँ 20% दोनों में फेल हुए, 2500 स्टूडेंट दोनों में पास रहे, तो कुल विद्यार्थियों की या परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, बताइए। देखिए मैंने कल आपको ये कहा था कि या तो पास का ही डायग्राम बन सकता है या फिर फेल का ही डायग्राम बन सकता है। तो आप पहले डेटा लिख लो एक बार। अगर एक तो इंग्लिश की बात हो रही है और एक मैथ्स की बात हो रही है, और यहां अपन पास का डेटा दिया हुआ है आपको, बताओ इंग्लिश में पास होने वाले 60%, ये शुरू में दे रखा है, और मैथ में पास होने वाले 70%। अब उसके बाद में बोथ में पास होने वाले नहीं दे रखे, क्या दे रखे हैं, फेल होने वाले कितने हैं, 20%। ये रहा, तो यहाँ 20% फेल में लिख देंगे, यहाँ फेल का डेटा लिख लेते हैं। तो बताओ 100 में से 60 निकाला तो ये कितना बचा, 40 फेल होने वाले, और 70 निकाला तो ये कितने, तो वेन डायग्राम तो फिर इनमें बनेगा। अगर इनमें बनेगा तो एक तरफ तो अपन इंग्लिश ले लेते हैं और एक तरफ मैथ।
इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। बोथ में कॉमन में कितना आ जाएगा 20। अब बताइए यहाँ से अगर अपन इंग्लिश के 40 देखें तो यहाँ कितना बच गया, क्योंकि 40 बनाना था 20 लिखा हुआ है 20 और ये 30 है तो ये कितना बच गया। तो इन सबको जोड़ दूं तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट क्या हुए हैं, फेल। तो 20 और 20 40 और 10 कितना 50% फेल हो गए कितने में से, तो 50% क्या हो गए, पास हो गए। भाई 100 में से 50 निकाल दिए हमने, क्लियर है। ये 50 कम कर दिए तो 50 पास हो गए। और पास होने वालों की संख्या दे रखी है कितनी, अगर 50% कहीं 2500 आता है तो कुल 100% डबल कर दो, कितना आ जाएगा। कितने स्टूडेंटों ने परीक्षा दी, 5000 ने। आंसर आ गया था क्या, ये उत्तर रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आयकर की दर में 17% की वृद्धि होने से यथार्थ आय में, यथार्थ या शुद्ध आय दोनों की बात है, 3% की क्या हो जाती है, कमी। तो आपसे आयकर की दर पूछिए, इनकम टैक्स की रेट पूछिए। अब देखो, हर आदमी इनकम कमाता है कुछ ना कुछ और उस पर सरकार टैक्स लेती है। सबसे पहले तो इनकम और टैक्स की बात सुन लें। कोई ना कोई इनकम लेती है और इनकम के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है, और जब वो टैक्स काट देते हैं तो उस आदमी की नेट इनकम निकल के उसके खाते में आ जाती है। कल को आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनने वाले हैं आने वाले समय में, और अगर आप सरकारी नौकर बनेंगे तो फिर उसके बाद में आपके खाते में कोई ना कोई सैलरी आएगी जिसे हम क्या बोलेंगे। लेकिन सरकार के कुछ पैमाने हैं कि अगर आप इतनी तनख्वाह से ज्यादा कमाते हो भारत में रहकर, चाहे आप सरकारी हो चाहे प्राइवेट आदमी हो, तो आपको इतना टैक्स सरकार को इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स। भाई टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो ये इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है। सीधा सैलरी से उठाया जा रहा है कह के, जो बात आपको कह के डायरेक्ट आपसे छीनी जाए वो डायरेक्ट ली जा रही है, प्रत्यक्ष ली जा रही है। आपकी सैलरी में आपके दर्शन ही नहीं कराएंगे, सैलरी स्लिप में दिखेगा कि ये टैक्स कट गया, आपके खाते में ही नहीं आएंगे, समझ गए। लेकिन जीएसटी जो करे हैं वो इनडायरेक्ट है। किसी भी चीज पर आप जीएसटी, जैसे मान लो हम ये डिजिटल बोर्ड लेके आए तो इस पर 28% जीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 28%, लग्जरी में आ गया 28% जीएसटी देनी पड़ी। इसका मतलब आपने नहीं दी, वो एट द एंड तो कंज्यूमर पर ही फर्क पड़ेगा, लेकिन आपने दुकानदार को थोड़ी दी। जिस दिन ये यूनिट कंपनी में से बन के बाहर निकली उसी दिन उसने सरकार को टैक्स दे दिया था, आपने थोड़ी दिया, आपने नहीं दिया। लेकिन जिस दिन ये जो आपका डिजिटल बोर्ड है ये यूनिट अपनी कंपनी में से बाहर निकलेगा कि देख लो सर हमने इतना उत्पादन किया, तो गवर्नमेंट उसी से ले लेगी कि लाओ टैक्स दो। फिर वो क्या करेगा, इसकी कीमत में जोड़ देगा उस चीज को, और कीमत में जोड़ के वो होलसेलर को बेचेगा। होलसेलर फिर अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, चारों तरफ बांटेंगे, और फिर ये रिटेलर की दुकान पर पहुंचेगा। तो वास्तव में टैक्स तो किसने दे दिया, कंपनी वाले ने, उसका बाहर लास्ट में कंज्यूमर पर ही पड़ता है। लेकिन आपने डायरेक्ट तो नहीं दिया ना, वहां पे डायरेक्ट नहीं दिया, इसलिए जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स एक कैसा है, डायरेक्ट टैक्स। बहुत बार सवाल आता है, निगम कर का आता है, निगम कर क्या है, बहुत बार सवाल आता है। तो टैक्स को पढ़ के जाना, कभी भी कंपटीशन में जाते हो तो कर कितने प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कौन सा प्रत्यक्ष होता है कौन सा अप्रत्यक्ष, सरकार की सबसे ज्यादा आमदनी किस टैक्स से होती है, इस प्रकार के सवाल एग्जाम में जीके में पूछे जाते हैं। तो हर सरकार अपना पैमाना फिक्स रखती है। तो आज तक का हाल ही में ये जो बजट आया फरवरी में 2 महीने पहले, इससे पहले सरकार का अलग पैमाना था। सरकार ये कहा करती थी कि कोई भी कैसी भी फैमिली हो, अगर आप सालाना कितने रुपए कमाते हैं, 7.5 लाख या फिर इससे ज्यादा, तो आप टैक्स के घेरे में आएंगे।
अगर आप 7,49,999 रुपए कमाते हैं तो आपसे सरकार 1 रुपया भी टैक्स का नहीं लेगी। लेकिन अगर आपने 7,50,001 रुपया कमा लिया तो सरकार फिर निचोड़ लेगी आपको। क्यों? क्योंकि फिर सरकार 3.5 लाख रुपए से ऊपर के सारे पैसे पर टैक्स लेगी। 3.5 लाख तक की छूट है। कहने को ये कितने की थी? 7.5 की, लेकिन 7.5 के घेरे से ऊपर 1 रुपया आपने कमा लिया है अगर, और सरकारी आदमी जो सरकारी नौकर होता है उसकी तो सारी सैलरी बाकायदा दर्ज होती है, गवर्नमेंट को पता रहती है, तो वो तो छुपा भी नहीं सकता अपनी सैलरी को। जैसे मान लो ये यूनिट बनाने वाली कंपनी तो ये कह देगी कि जैसे ही 750 से ऊपर जाने लगेगा किसी आदमी का तो वो कह देगा मैं इतना ही कमाता हूँ, कम दिखा देगी किसी चीज को। लेकिन सरकारी आदमी के तो सीधा सीधा सरकार लूट लेती है उसको। तो पहले ये था कि 7.5 लाख से ऊपर के पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन देना जब पड़ेगा तो 3.5 से ऊपर वाले पर देना पड़ेगा। हाल ही में जब मिडिल क्लास हाहाकार करने लगा पिछले साल 1.5 साल में, और जितने भी हमारे शेयर मार्केट थे वो डाउन होने लग गए, क्योंकि लोगों की वास्तव में जब इस चीज को देखा गया कि हुआ क्या, जितने भी टाटा वगैरह की गाड़ियां हैं बिक नहीं रही हैं, हर जो कंपनी है उसके शेयर डाउन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही। मुनाफा क्यों नहीं कमा रही? क्योंकि कंपनी जो बेच रही है वो बिक नहीं रहा। क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी की जेब में पैसा नहीं है, इसलिए नहीं मांग रहा अगला। तो जब जेब में पैसा नहीं है तो जेब में पैसा डालो। पैसा डालें तो सरकार ने वर्तमान में दिल्ली के चुनाव भी थे फरवरी में, तो दिल्ली के चुनावों से जस्ट पहले एक शानदार ऑफर निकाला और सरकार ने कहा कि आगे से आपका जो टैक्स फ्री है वो कितने रुपए तक है? 12 लाख रुपए अगर आप कमाते हो वहां तक आपकी टैक्स फ्री इनकम है। 12 लाख से ऊपर अगर आप 1 रुपया भी कमाते हो तो उसके बाद में टैक्स देना पड़ेगा। कितने से? 4 लाख से। कितने से ऊपर देना पड़ेगा? इसका मतलब कोई आदमी, देखो भारत में अलग ही नीति है, विदेशों में ऐसी नीति होती है कि आदमी और कमाना चाहता है, उसे प्रोग्रेस करना चाहता है, क्योंकि आदमी थोड़ा ज्यादा कमाएगा ना तो एक बीच में से ऐसा दिया गया है जैसे एक हद से ज्यादा कमा रहा है उससे तो खूब टैक्स ले लो, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं उसको। लेकिन एक फिक्स कर दो कि 12 से 20 लाख तक की आय के जो लोग हैं ना, ये अगर अपनी आय बढ़ा लेंगे ना तो इनके टैक्स कम लगेगा। तो आदमी क्या चाहेगा? फिर बढ़ाना चाहेगा। अब यहां वाला आदमी क्या चाहेगा? अरे रोको, 12 के अंदर ही रोको वरना टैक्स लग जाएगा। तो वो कभी प्रोग्रेस करना चाहेगा ही नहीं। बताओ चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। वो तो सरकारी आदमी है इसलिए उसकी फिक्स रहती है। उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं फिर वो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं खामियां हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में सरकार ने 12 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। इसका मतलब अगर आप मंथली कितने रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए अगर आप हर महीने कमाते हैं तब तक आपसे सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अगर 1 लाख से ऊपर आपने कमाना चालू कर दिया तो फिर आपको सरकार लूटेगी। 4 लाख से ऊपर भयंकर तरीके से टैक्स लेगी। तो इस प्रकार की यहाँ सवाल हमें टैक्स के बारे में देखने पड़ते हैं। अब टैक्स के बारे में क्या सवाल होता है वो सुनिए। सरकार इनकम टैक्स लेती है कि आप ज्यादा कमा रहे हैं तो सरकार को थोड़ा टैक्स दे दो ताकि सरकार गवर्नमेंट को रन कर पाए, अलग अलग जगह लोगों के कल्याण के लिए काम कर पाए, ये सारे सड़कें बना पाए, हॉस्पिटल बना पाए, लोगों के कल्याण के लिए किसानों के खातों में 3-3 हजार रुपए डाले जाएं। ये सारे कामों के लिए सरकार को पैसा चाहिए और ये पैसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों से आता है। इनकम टैक्स भी उसमें एक है। तो यहां अगला ये कह रहा है कि सरकार के खजाने में कमी हो गई, इसलिए सरकार ने आयकर यानी इनकम टैक्स, कर यानी टैक्स, आय यानी इनकम, तो इनकम टैक्स की रेट कितनी बढ़ा दी? 17%। सरकार ने कहा 17% ज्यादा देना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं ये मान लेता हूं कि कोई आदमी कितने रुपए कमाता है और मैंने ये मान लिया कि वो Y% टैक्स देता होगा, Y रुपए का। तो बताओ उसके खाते में कितने रुपए आएंगे? भाई टैक्स कट के आएंगे। जैसे गवर्नमेंट मान लो मेरे खाते में 80,000 रुपए डालती है और उसमें से गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए इनकम टैक्स के काट लिए, तो मेरे खाते में कितने आएंगे? 75 ही आएंगे। क्या क्या लिख सकते हैं अपन? 80 - 5। बोलो क्लियर। तो यही तो मैं कह रहा हूं, कमाए कितने, टैक्स कितना दिया, तो नेट इनकम कितनी। इसे शुद्ध आय भी बोलते हैं और यथार्थ आय भी बोलते हैं, बात एक ही है। तो अब अगला ये कह रहा है कि ये तो हमेशा लगा करती थी, अब सरकार अलग मूड में आ गई। इनकम तो आदमी की सोई है, लेकिन ये जो टैक्स है ना भाई, ये कितना बढ़ गया। मैंने कल की क्लास में कहा था कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी % होती है? 100%। तो अब ये 117% टैक्स लेगी सरकार। तो वाई का कितना % टैक्स लेगी? 117% टैक्स लेगी। तो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। परसेंट हटा के हम किसका भाग देते हैं? 100 का, और 100 को हटा के 2 अंकों बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो पहले 1 वाई टैक्स लिया करती थी और अब कितना लेगी? 1.17 वाई टैक्स लेगी।
तो अब 100 में से y कटेगा या 1.17 y कटेगा? तो अब नया जो नेट इनकम है ये 100 माइनस 1.17 y, ये नेट इनकम होगी। बोलो क्लियर है क्या? ये आपके अकॉर्डिंग नेट इनकम आई, लेकिन सवाल कह रहा है 3% कम होनी चाहिए। शुद्ध आय कितनी कम होनी चाहिए पहले से? 3%। तो 3% कम होने का मतलब अगर पहले 100 रुपए है तो अब 97 आने चाहिए, यही तो 3% होता है। 3% का मतलब क्या हुआ? अगर पहले 100 रुपए है तो अब कितना आने चाहिए? 97 आना चाहिए। तो अब इन दोनों का अनुपात हम बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी नेट इनकम की बात हो रही है और ये भी सवाल के अकॉर्डिंग नेट इनकम की बात हो रही है। बात एक ही चीज की हो रही है तो अनुपात बराबर होना चाहिए। इसलिए अब हम इसको सोल्व करेंगे और तिरछा गुणा करेंगे। आपसे पूछा है कि नेट आयकर की दर बताइए, इसका मतलब किसका मान पूछा है आपसे? y की वैल्यू पूछी है। अब जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो अब ध्यान दें, 97 से गुणा करेंगे तो दोनों से गुणा होगा। 97 इंटू 100 9700 माइनस 97 इंटू वाई तो 97y बराबर 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, और माइनस में 1.17 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 117y। दो अंकों बाद पॉइंट था, 2 जीरो से पॉइंट उठ गया। बोलो क्लियर है? अब एक जैसी चीजें एक तरफ कर लेंगे। अगर ये 117 उधर जाएगा तो माइनस की जगह प्लस का, और उसमें से 97 गया तो कितना y बचा? 20y। 10,000 में से 9,700 गया तो कितना बचा? 300। जीरो से क्या कट गया? 2 से 30 कितनी बार? बताओ आयकर की दर कितनी है? यह है हमारा उत्तर होना चाहिए था। इस सवाल में ये आंसर होगा। दोबारा सुनिए, जैसे पूछू वैसे बताते चलना। आदमी क्या कमाता है? टैक्स कितना दिया? खाते में कितने आए? फिर से कितना कमाता है? सरकार ने टैक्स कितना बढ़ाया? 17%। कर अपने आप में टैक्स कितने परसेंट? 100%। 17 बढ़ाने पर कितना हुआ? परसेंट हटा के 100 को हटा के 1.17y। तो अब जो आएगा वो 100 माइनस 1.17y खाते में आएगी हमारे। और सवाल ये कह रहा है, जो आप ये लिख रहे हो ना, इसको सवाल में कह रहा है 3% कम हो गई। 3 कम होने का मतलब 100 आया करती थी तो 97 ही आएगी, 97 ही आएगी। और अनुपात दोनों का बराबर करना है, तिरछा गुणा करना है और y का मान बताना है। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, इसमें हमें टाइम लग गया। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। यहां बता देंगे हम इस सवाल को। नॉलेजेबल होना कैसे? जैसे मान लो सरकार ने कोई भी टैक्स लगाया और गवर्नमेंट आपके, जैसे मान लो कोई आदमी 100 रुपए कमाता है और अगर वो 10 रुपए टैक्स देता है तो बताओ अकाउंट में कितनी आएगी? अगर वह 20 रुपए टैक्स देने लग जाए तो, अगर वह 5 रुपए और ज्यादा टैक्स देने लग जाए तो, अगर वह 10 रुपए और ज्यादा टैक्स देने लग जाए तो कितने खाते में आएगी? बोलो क्लियर? इससे मैं यहां से ये अनुमान लगा सकता हूं कि जब सरकार 10 रुपए ज्यादा काटने लग गई तो खाते में 10 रुपए और कमाने लग गए। जब 5 रुपए और काटने लग गई तो 5 रुपए और कमाने लग गए। जब 10 रुपए और काटने लग गई तो 10 रुपए और कमाने लग गए। जैसे कोई मेरा दोस्त मेरे से कहे कि यार इस बार तो गवर्नमेंट 10 रुपए ज्यादा काटेगी, मैंने कहा इसका मतलब 10 रुपए खाते में कमाएंगे। सही है क्या बात? जो गवर्नमेंट फर्क डालेगी वही मेरे अकाउंट में फर्क पड़ जाएगा। गवर्नमेंट कहेगी इस आदमी के 100 रुपए और काटो तो मेरे अकाउंट में 100 रुपए कमाने लग जाएंगे। गवर्नमेंट कहेगी इसके 50 और काटो तो मेरे अकाउंट में 50 ही कमाएंगे, 100 थोड़ी कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स की रेट में परिवर्तन करती है वही मेरी नेट इनकम पे परिवर्तन हो जाएगा। यस और नो? जो गवर्नमेंट टैक्स में परिवर्तन करेगी वही नेट इनकम में परिवर्तन हो जाएगा। यही सबसे बड़ा फंडा है इस सवाल का। तो गवर्नमेंट जो टैक्स में परिवर्तन करेगी वही किस में परिवर्तन हो जाएगा? इस सवाल में टैक्स में कितना परिवर्तन किया गया और नेट इनकम में कितना परिवर्तन हुआ, ये दोनों एक बराबर फर्क डालेंगे। जो टैक्स में जो परिवर्तन करेगा वही नेट इनकम का परसेंट फर्क डालेगा। सर क्या करें यहां से? तो अब परसेंट से क्या कट गया बताओ? टैक्स के सामने टैक्स की वैल्यू और नेट इनकम के सामने, तो किसी आदमी ने कितना टैक्स दिया? 3 रुपए का। कितने रुपए का टैक्स दिया? खाते में कितने आए? इनकम कितनी बनती होगी? 17 और 3 20 हो गई। तो वास्तव में टैक्स ऐसे निकाला जाता है कि टैक्स कितना दिया, कितने पर दिया, गुणा क्या कर दें 20 का 100 में 5 दिए 15%। जो आप परेशान होकर निकाला करते थे, इतनी देर से हम परेशान होकर 15 निकाला था, वो हमने चंद सेकंडों में निकाल दिया इस प्रकार से। कैसे? टैक्स में जो परिवर्तन होगा वही नेट इनकम में होगा। तो बताओ टैक्स में कितना परसेंट हुआ और नेट इनकम में मैंने बराबर क्यों लगाया? उतना ही फर्क पड़ेगा जितना टैक्स से। टैक्स के पैसे का इतना परसेंट, नेट इनकम के इतने परसेंट, बराबर पैसे का फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैंने टैक्स दिया कितने रुपए का? अरे बोलिए कितने का?
खाते में कितने आए, कुल कितनी कमाई, 3 का टैक्स कितने पर, गुणा 20 से कितनी बार, 5 तिये 15% का टैक्स हो गया। बोलो क्लियर है क्या? नोट करें दोनों तरीके, पहले ये नोट करिए। नेक्स्ट आप खुद करिए, ठीक है। यदि आयकर की दर में 19% की वृद्धि हो जाए तो यथार्थ आय 6% कम हो जाती है, तो आयकर की दर बताओ। इफ टैक्सेबल इनकम रिड्यूसेस बाय 6% ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 19% इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स, देन फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्या रहा है आंसर? देखो, टैक्स में जो वृद्धि कर रहा है वो कितने परसेंट की कर रहा है, और नेट इनकम में कमी हो रही है 6% की। परसेंट से क्या कट गया, परसेंट। टैक्स के सामने टैक्स और नेट इनकम के सामने, तो आदमी ने टैक्स कितने का दिया, खाते में कितने आए, तो इनकम कितनी है, तो वास्तव में 6 का टैक्स कितने पर,
गुणा क्या कर दें 25 से कितनी बार, 6 का 4 गुना, 24% का टैक्स दे रहे हो आप। ये बाद का टैक्स है या शुरुआती टैक्स है? शुरुआती। वाई का मान आ रहा था ना, बाद का आ रहा होता तो वाई का 117 आता पिछले सवाल में, लेकिन वाई का आ रहा था, मतलब ये शुरुआती टैक्स की इतना लग रहा है, बट आने से पहले। नेक्स्ट करिए। यदि आयकर की दर में 16% की वृद्धि होने से शुद्ध आय 4% कम हो जाती है तो आयकर की दर बताइए। टैक्स की रेट में कितना परिवर्तन कर रहा है और इससे नेट इनकम में कितना परिवर्तन हो रहा है? परसेंट से क्या कट गया? आप 4 से काट भी सकते हैं एक बार और कितनी बार। तो आदमी ने टैक्स कितना दिया 1 रुपए का, और खाते में सैलरी कितनी आई 4 रुपए। नेट इनकम के सामने नेट इनकम 4 रुपए, तो कुल कमाई कितनी? तो वास्तव में 1 का टैक्स कितने पर, गुणा क्या कर दें कितने परसेंट टैक्स आ गया, 20% का टैक्स माना जाएगा। ठीक है, आसान है एकदम, एक बार कर लेते हैं ना फिर हमारी रिदम बैठ जाती है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का वेतन 53,120 रुपए है, उसके वेतन में वृद्धि होती है जिससे आयकर की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है। उसके वेतन में हुई वृद्धि बताओ यदि वह दोनों ही परिस्थिति में समान आयकर चुकाता हो। इनकम टैक्स सेम दे रहा है वो। एक व्यक्ति का वेतन 53,120 है, इतना कमाता है वो, और उसके वेतन में कुछ वृद्धि हुई तो 53,120 में मैंने ये मान लिया कि x रुपए की वृद्धि हो गई, इतना पैसा बढ़ गया उसका वेतन। बोलो क्लियर। फिर आपसे कहा गया कि आयकर की दर 12% से घटकर 10% हो गई, तो इसका मतलब यहां अगर यह 12% इनकम टैक्स देता था तो यहां यह कितना परसेंट टैक्स देगा 10%। तो ये वृद्धि का मान बताओ यदि टैक्स बराबर देता है तो इसका 12% अब वाली इनकम के 10% के बराबर होना चाहिए। तो वृद्धि का मान बता, एक्स का मान बताना है। बताओ 100 से क्या कट गया, 0 से क्या कट गया 0। अब इसको गुणा कर दो, बताओ 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 2 14, 12 तियाँ 36 और 1 37, और 12 पंजे 60, 60 और 3 63। ये मान आ गया बराबर 53,120 और प्लस में कितना x, इसमें से एक घटा दो, x का मान कितना आ गया बताइए।
53,744, 63,744 में से 53,120, 10,000 कितना आ गया, 10,600। बस इतनी सैलरी बढ़ गई उस आदमी की। ये लो, सीधा सीधा तो पड़ा है उत्तर, दिमाग चलाना नहीं चाहते बिल्कुल भी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का शुद्ध वेतन 37,500 रुपए है। उसके वेतन में वृद्धि होती है। अब आयकर 16 से 15 हो जाता है। वृद्धि बताओ यदि आयकर समान है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, बताइए आंसर। बताइए क्या आंसर आया। 37,500 रुपए किसी व्यक्ति का वेतन था और उस पर वह टैक्स कितना दिया करता था, 16%। तो 16/100 बराबर 37,500 प्लस में कितना हो गया x, और अब इस पर टैक्स कितना देता है, 15%। बराबर इसलिए लगाया क्योंकि बाद वाली लाइन कह रहा है कि आयकर कैसे चुकाता है, समान चुकाता है, तो इसलिए 100 से क्या कट गया। अब इसको 16 से गुणा कर दिया, कितना आया, कितना आया, 16×5 80 और 16 संते 112। कट रहा है क्या 15 से, ठीक है 15 से काट देंगे, 15 से इसे काट देंगे, कितनी बार, 2500, ठीक है ये माना गया। अब यहाँ 16 से गुणा करेंगे तो 40,000 बराबर 37,500 और प्लस में कितना x, ये इधर वाला मान उधर जाके घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यही उत्तर आए। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, यदि सोना, तो आजकल बहुत हर किसी के खबर रहती है सोने की, है गोल्ड महंगा हो रहा है क्या, अब सस्ता होगा, अब तो क्या ही सस्ता होगा। यदि
24 कैरेट सोना 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में कितने % शुद्धता होती है? ये तो आपकी डेली लाइफ से संबंधित बात आ गई है। और भारतीय समाज में तो गहना, भारतीय समाज एक बात तो है कि दुनिया से तो आगे है, क्योंकि विदेशों में लोग सोने वगैरह को इतना ज्वेलरी वगैरह में कम पहनते हैं, लेकिन भारत में जब शादी होती है तो घर वाले सोने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो गोल्ड डालना पड़ता है दुल्हन के, और वो उसकी मालकिन होती है, फिर देती नहीं है समय पर। इसलिए ये उन गर्ल्स के लिए अच्छी भी बात है कई बार, कम से कम। हाँ, वो एक परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो कभी भी उस परिवार में जरूरत पड़ जाए तो उस समय गोल्ड काम में आ सकता है। किसी भी मैरिज के समय, शादी के समय आराम से गोल्ड बनाते हैं आदमी। जैसे मान लो 2019 में
ये कहना चाह रहा है कि 24 कैरेट सोना कितने परसेंट शुद्ध है, तो आप 24 कैरेट बराबर 100% लिख दो। तो 1 कैरेट जो सोना होगा, सीटी बोलते हैं इसको, 1 कैरेट जो सोना होगा उसमें शुद्धता 100 बटे कितने परसेंट, तो जितने कैरेट है उतने से गुणा कर दो। कितने कैरेट, 22 कैरेट में शुद्धता कितनी होगी, तो 100 बटे 24 तो था ही, गुणा में क्या कर दें, इतने परसेंट प्योरिटी होगी उसमें, कितना प्योर है वो गोल्ड। तो अब इसे काटेंगे, तो यहां पर 11 और यहां पर कितनी बार, 12 बार, 4 से काटे 3 बार और 4 से 25 गुणा 11 कितना हुआ, 200 और बटे में 3 का भाग दिया तो 9 3 27, 3 एकम 3, 2 बटे 3, 91.23% शुद्ध होता है, 91.23%। तो फिर एक बात बताओ, आभूषण 22 कैरेट के क्यों बनाए जाते हैं, 24 कैरेट के क्यों नहीं बनाए जाते, वो तो ज्यादा शुद्ध है, टूट जाएगा, इसलिए थोड़ी सी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। 22 कैरेट के अलावा 2 कैरेट की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, कैडमियम मिला दिया जाता है और कई महंगी वस्तुएं मिलाई जाती हैं, तब जाके वो गोल्ड का काम कर पाता है। सबसे आघातवर्धनीय धातु है वो सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, 1 ग्राम सोने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध मानते हुए 18 कैरेट सोने में शुद्धता ज्ञात करो। 18 कैरेट भी होता है ना, कई लोग आजकल शादियों में 18 कैरेट का खूब सारा माल बना के डाल देते हैं। अरे 18 कैरेट तो आपको आज की डेट में 45-50 हजार के भाव में मिल जाएगा 18 कैरेट, और वैसे सोना हो रहा है 90 हजार का भाव। तो अगर आपको भी किसी को सोना दिखाना है कि सोना ही सोना है, तो जाके ज्वेलर को कह दो कि 18 कैरेट ही बना दे मेरे को, बस गोल्ड दिखना चाहिए, टूटेगा वो भी नहीं टूटेगा, ध्यान रखना 18 कैरेट, लेकिन उसमें सोने की शुद्धता कम पाई जाएगी, प्योर गोल्ड कम पाया जाएगा 18%। इसीलिए आप कभी भी देखना 916 लिखा हुआ रहेगा, ये ISI मार्क BIS है, BIS एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जो हॉलमार्क को देखता है, और हॉलमार्क के लिए या तो T16 या 916 लिखा हुआ मिलेगा आपको, कभी भी कहीं भी देखेंगे ना आप। जैसे मान लो ये रिंग है मेरी, तो इसके अंदर अगर ये हॉलमार्क की रिंग है तो इस पर अगर आप उतारेंगे ना, तो इस पर कहीं ना कहीं देखो यहाँ अंदर वाली तरफ 916 लिखा हुआ मिलेगा, ये रहा इधर वाली तरफ अंदर 916 916 लिखा हुआ मिलेगा, तो वो हॉलमार्क की चीज होगी। हॉलमार्क की चीज में अशुद्धता नहीं पाई जाती है, इसलिए भारत सरकार ने कुछ समय पहले नियम निकाला था कि सभी हॉलमार्क लगवाएं, वरना हॉलमार्क लगवाने के 3 गुना पैसे लगेंगे। क्योंकि कई लोगों के पूर्वजों के, भारत सरकार का ये सोना निकलवाने का सिस्टम था, कई लोगों के पूर्वजों के गहने रखे हुए हैं खूब, तो अगर वो सोना रखा हुआ है पुराने जमाने का, तो पहले तो हॉलमार्क होता ही नहीं था। हॉलमार्क क्या होता है, उसकी प्योरिटी की गारंटी लेता है, इसलिए मोहर लगा दी जाती है, वो हॉलमार्क है। अब पहले के जमाने के लोगों की गारंटी नहीं ली हुई है, तो वो शुद्ध चीजें, लेकिन जब तक हॉलमार्क नहीं लगेगा तब तक उसको शुद्ध कैसे माना जाएगा। इसलिए सरकार ने कहा कि 3 गुना पैसा देना पड़ेगा। फिर अभी तो आपके पास फिक्स टाइम है, तो सरकार समय समय पर ऐसा करती रहती है। बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं था, तो सरकार ने कहा इतनी तारीख तक लिंक करवा लो, वरना अभी तो फ्री में हो रहा है, फिर 1000 रुपये लगेंगे आधार से पैन कार्ड लिंक करने पर। तो ऐसा सरकार कई बार कहती है। तो कुल मिला के 916 लिखा हुआ, और आपको भी कभी कोई गोल्ड खरीदना है ना, तो हॉलमार्क लगा हुआ ही खरीदें। कई बार क्या होता है, हॉलमार्क लगा हुआ नहीं खरीदेंगे तो आपसे पैसे 22 कैरेट के ले लिए जाएंगे और दे दिया आपको 18 कैरेट जाएगा, और आप पहचानो नहीं पाओगे। तो इसलिए आपके साथ धोखाधड़ी से बचें। तो कुल मिला के 24 कैरेट सोना कितने परसेंट शुद्ध है, 100%। तो 1 कैरेट सोना कितना होगा, 100 बटे 24। तो 18 कैरेट कितना होगा, 100 बटे 24, और गुणा में क्या कर दे 18। 6 का 3 बार और 6 का 4 बार, 4 से 25 बार। बताओ उसमें सोना कितने परसेंट है,
75% ही सोना है, 25% तो आपने उसमें मिक्सर अशुद्धियां मिक्स कर रखी। नेक्स्ट अगला, ताजा फल में 80% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 80 किलो ताजा फल से कितने किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? फिर सुनिए, फल ताजा है, नारियल मान लो पानी वाला, तो अगर वो ताजा ताजा है तो पानी का भरा रहेगा और सूख जाएगा तो फल भी सूखेगा या पानी कम हो जाएगा? पानी कम हो जाएगा, सही है क्या? तरबूज है मान लो, तरबूज खाते हैं तो ताजा ताजा तोड़ा है तो अंदर से गिरी निकलेगी और पानी निकलेगा अंदर, लेकिन अगर सूख गया खराब हो गया तो पानी सूख जाएगा अंदर का, ऐसा माना जाता है हमेशा, कैसी भी चीज हो। तो दो प्रकार की बात हो रही है, एक तो फ्रेश की बात हो रही है, फ्रेश फ्रूट, और खाने की चीज खराब हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? स्टेल बोला जाता है, स्टेल, ठीक है, बदबू देने लग जाती है तो एक तो फ्रेश है और ये स्टेल, या फिर अपन इसको, ये खराब नहीं हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं? ड्राई बोल सकते हैं, ड्राई फ्रूट है। अब देखिए, जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रूट के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो उसका पल्प होगा और एक वोटर होगा। सर पल्प यानी लुगदी, बाहर का छिलका, वो होगा। अब अगर फल सूख गया तो उसके अंदर या तो पल्प होगा और उसके अंदर पानी होगी। बोलो क्लियर है क्या? सवाल आपसे ये कह रहा है कि जब ये फल ताजा है तो इसमें पानी कितना % है? तो फल तो 100% होगा ना, लुगदी कितनी % है? 20%। और जब ये सूख गया तो आपसे कह रहा है पानी कितना हो जाता है? 20%। इसका मतलब इस बार लुगदी कितनी हो जाती है? 80%। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि फल चाहे सूखा हो चाहे ताजा हो, कैसा भी फल हो, लुगदी बराबर होगी, उसका छिलका बराबर होगा। ताजा फल में भी उतना ही छिलका होगा जितना सूखे फल में होगा। यस और नो? सूख गया तो पानी सूख गया, छिलका थोड़ी सूख गया। नारियल पानी वाला है तो पानी सूख गया अंदर से, छिलका तो उतना ही है। तो इसका मतलब आपको दोनों जगह क्या करना पड़ेगा? पल्प बराबर करना पड़ेगा। तो पहले अनुपात ले लो, यहां बताओ 1 अनुपात कितना हुआ और यहां 4 अनुपात कितना हुआ। आप उसी फल से अगर बनाना चाहते हैं तो आपको लुगदी बराबर करनी पड़ेगी उसकी। तो लुगदी आप यहां कितनी बता रहे हैं, यहां कितनी बना रहे हैं? ये तो गलत है, यहां भी 4 करो। अगर इसको 4 बनाना है तो आप गुणा कर दें किससे? 4 से। तो 4 अनुपात कितना आ गया? अब बात सही है आपकी, अब मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वही फल जब ताजा था तो उसमें लुगदी 4 थी और वही फल सूख गया तो भी लुगदी कितनी थी? बस पानी का फर्क पड़ गया। जब वो ताजा था तो पानी कितना था और जब वो सूख गया तो पानी कितना हो गया? 1 हो गया। तो कुल मिला के वही फल जब ताजा था तो कितने किलो का हुआ करता था और वही फल जब सूख गया तो कितने किलो का हो गया? 5 किलो। इससे मुझे पता चल गया कि 1/4 बचता है फल। ताजा फल सूखने के बाद कितना बचता है? जो 20 किलो का था वो 5 किलो हो गया, तो 1/4 तो है। तो आपसे कहा गया कि ताजा फल कितना? 80 किलो ताजा फल से सूखा फल प्राप्त करो। तो 20 का मान कितना दे रखा है? कितने गुना दे रखा है? 4 गुना। तो बताओ ये वाला भी कितने मिलेगा? 4। कितने किलो मिलेगा? 80 किलो से 20 किलो ही मिलेगा। सूखा फल कितना मिलेगा? 20 किलो। दोबारा समझिए, फल चाहे ताजा हो चाहे सूखा हो, उसका छिलका, लुगदी, बुरादा, पल्प जो होगा उसकी मात्रा दोनों जगह बराबर होगी। जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये 1/4, ये 4/1 हजम नहीं हुई कि वही फल अगर सूख गया तो लुगदी 4 कैसे होगी? तो फिर आपने कहा इसका मतलब ताजे में भी 4 ही रखो। अगर ताजे में भी 4 रखें तो अनुपात दोनों से गुणा होता है, तो 4 और कितना हो गया? 16। फिर तो आपने एक ऐसा फल ले लिया जो ताजा रहता है तो 20 किलो का रहता है और वही फल लुगदी 4 रहती है और सूख गया तो कितने किलो का हो गया? 5 किलो का। अगर 20 किलो से 5 किलो मिलता है तो सवाल कह रहा है 20 से नहीं 80 से लो आप सूखा। तो बताओ कितने गुना कर दिया? 4 गुना। तो सूखे फल को भी कितने गुना कर दिया? 4 गुना। 20 किलो ही मिलेगा हमें। ये हमारा आंसर होगा, नोट करिए।
क्वेश्चन सेम है, आपको करना है। ताज़ा फल में पानी कितना होता है? 68% पानी होता है, और सूखे फल में 20% पानी होता है। तो आपसे कहा गया 150 किलो ताज़ा फल से कितने किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? ताज़ा फल में 68% पानी होता है, सूखे फल में 20% पानी होता है। 150 किलो ताज़ा फल से कितने किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? एकदम आसान है, या तो फ्रेश है फ्रूट या फिर ड्राई है, स्टेल है। अब बताइए, फ्रेश है तो इसमें दो ही चीज़ें होंगी, पल्प या वाटर, और यहाँ भी होंगी पल्प या वाटर, और पल्प बराबर होना चाहिए। पहले वाले में 68% पानी है, 68, इसका मतलब 32% और कुछ है। 4 से काटा तो 8 और कितना आ गया? 17। और अगर यहाँ देखें तो पानी कितना हो जाता है? 20, तो ये 80 रह जाएगा, और ये कितना रह जाएगा? 20। तो अगर इसे काटेंगे तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा? 1। तो फिर तो यहाँ 8 है, तो यहाँ भी पल्प को 8 बना दें। 8 बनाने के लिए किससे गुणा कर दें? तो यहाँ 8 आ गया, और यहाँ कितना आ गया? 2। तो ओवरऑल अब लुगदी बराबर होते ही काम बराबर हो गया, पानी पहले ज्यादा था अब कम हो गया, समझ गए? अब बताइए 17 और 8 कितना? 25 किलो ताजा फल से सूखा फल 10 किलो मिल सकता था। सूखा कितना मिल सकता था? 10 किलो। तो 25 किलो से लेना है या 150 किलो से लेना है? 150 किलो से लेना है। कितने गुना ले लिया? 6 गुना। अगर फ्रेश ले रहे हैं तो ये भी कितने गुना? 6 गुना। कितने किलो मिलेगा? 60 किलो। किस किस का आंसर आ गया था? 60 kg आंसर आएगा। बहुत आसान है, मुश्किल है नहीं एक बार समझने के बाद। और जब ये हो जाए तो अगला सवाल करिए। ताजा फल में 80% पानी होता है, जबकि सूखे फल में 10% पानी होता है। यदि सूखे फल का वजन 100 किलो है तो ताजा फल का वजन ज्ञात करें। बताइए क्या आंसर आया? देखो, फ्रेश है, इसमें पल्प या वाटर होगा, और इधर ड्राई है, इसमें पल्प या वाटर होगा। बताइए, फ्रेश में पल्प कितना? 20, क्योंकि 80 पानी है, पानी दे रखा है, ठीक है 80। तो ये 1 अनुपात किस में आ गया? 4 में। और सूखने के बाद पानी कितना हो जाता है? 10। तो ये कितना हो गया? 90। तो बताओ ये कितना आ गया? 9 अनुपात 1। हमें कैसे भी करके इसको 9 बनाना है, पल्प बराबर करना है। तो अगर 9 बनाएंगे तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 9 से। तो बताओ ये 9 आ गया, और ये 9 चौक कितना आ गया? तो 36 और 9 कितना हो गया? 45 किलो ताजा फल है, और सूखा फल कितने किलो हो जाएगा? 10 किलो। इस बार उसका मान ना देके इसका दिया है, सवाल को गौर से पढ़िए। इस बार सूखे फल का मान दिया है, हर बार ताजे का दिया रहता है, इस बार कितना?
सूखे फल का वजन कितने हैं 100 किलो, इस 10 को 100 किलो कह रहा है तो कितने गुना कह रहा है 10 गुना कह रहा है। अगर 10 गुना कह रहा है तो 45 भी कितने गुना 10 गुना, बताओ कितने किलो हो जाएगा 450 किलो। आप गलती कर देंगे इसके बराबर मान लेंगे, हर बार ताजा ही नहीं दिया हुआ होता, सूखा दिया है तो सूखे बराबर रख के और इसके बराबर निकालें, 450 किलो आपका आंसर आएगा। बोलो क्लियर है क्या? आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।